शुरुआत जिलाध्यक्ष जी से करना चाहूंगा। वर्तमान सत्ता शासन आपका ही है। कोरिया से आपका बहुत पहले से जुड़ाव भी है। कोरिया को लेकर के जो पुराने समय, आपके समय में कोरिया कैसा था, अब कैसा है और आगे क्या सोच है, बताएं। आप ही तो लिख के दिया। मैं नजीर अजहर, कोरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष। चूंकि आज साधना न्यूज में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने बुलाया और हम लोगों को अपने जिले के बारे में बोलने का अवसर दिया। चूंकि हमारा जिला सरगुजा से विभाजित होकर के 1998 में नया कोरिया जिला बना, अस्तित्व में आया। उस समय हमारे नेतृत्वकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी जो थे, जिनके अथक प्रयास से कोरिया जिला का बना। चूंकि कोरिया जिला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरिया के नाम से उतना पहचान नहीं थी। सरगुजा जिला को ही लोग जानते थे। चूंकि जब से कोरिया जिला अस्तित्व में आया तो कोरिया की पहचान पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रायः लोग ये जानने लगे कि कोरिया जिला कहाँ है। बहुत सारे लोग तो अगर हम लोग अपने जिले से बाहर या राज्य से बाहर जाते थे तो जब कभी अपन दिल्ली गए या और कहीं बड़े सिटियों में जाते थे तो कोरिया के नाम से लोग थोड़ा सा विचलित होते थे। कौन नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया, दिमाग में उनके ये बातें आती थी। तो हम लोग जब इस बात को बताते थे कि नहीं नहीं भाई, हमारे भारत में भी हमारे छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम कोरिया है, तो लोगों ने धीरे धीरे इस बात को जाना। इस तरह हम लोगों के साथ हुआ, हम लोगों ने देखा है। चूंकि वर्तमान कोरिया जिला और पूर्व का जो कोरिया जिला हमारा था विभाजन से पहले, एक संपूर्ण खनिज संपदा और वन संपदा के नाम से बहुत ही प्रचलित है। ये जिला वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्मनिर्भर जिला है। क्योंकि अभी मिनरल्स के बारे में, कोयले के बारे में जीएम साहब ने बताया, पूरी जानकारी दी। अब तो चूंकि बहुत धीरे धीरे कोयले का उत्पादन कम होता जा रहा है, मगर अभी भी हमारे जिले में कोयले का प्रचुर मात्रा है, जो आने वाले समय पे पर्याप्त रूप से अपने जिले को दूसरे जगह निर्यात करता रहेगा। वन के संबंध में आप जानना चाहेंगे कि सभी तरह के यहाँ वनोपज वनों के माध्यम से होता है। क्योंकि कोरिया जिला आज भी देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से 70% क्षेत्र जो है वो वनों से घिरा हुआ है। तो हमारे जो गांव में बसे हुए लोग हैं, जो वनों में जो निवास करते हैं, तो उन्हें अपने आय के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अपने गांव में ही इतनी उनकी आय हो जाती है कि उन्हें बाहर जाने का ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। महुआ है, साल बीज है, आंवला है, हर्रा है, बहर्रा है, और सबसे प्रथम रूप में जो तेंदू पत्ता है, जो पहले 25 रुपए के दर से था, जो भी 4000 रुपए के दर से हमारी वर्तमान सरकार कांग्रेस की ले रही है, जिससे गांव के लोगों में बहुत ही खुशहाली पैदा हुआ है। क्योंकि तेंदूपत्ता हमारे ग्रामीण अंचल में, और कोरिया का एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो तेंदूपत्ता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अदर जो मैदानी इलाके से हमारे क्षेत्र में जो तेंदूपत्ता है उसकी मांग बहुत अधिक होती है, उसका मूल्य भी अधिक मिलता है, इसलिए हमारे गांव के लोगों को उसकी बोनस की राशि भी अच्छी तरह प्राप्त हो जाती है। और बहुत सारे जीव जंतु जो भी, अभी हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी हमारे जिले से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी अभी देखिए काफ़ी आकर्षक केंद्र बनता जा रहा है। क्योंकि वन को सुरक्षित रखना, तभी जीव जंतु जानवरों की बढ़ोतरी होती है।
और हमारे इस क्षेत्र में कोरिया जिला में चाहे वर्तमान का हो या पूर्व का हो, वो वन सुरक्षित है। लोग दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, जब उस क्षेत्र में जाकर के वनों को देखते हैं, वहाँ की जलवायु को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हम वाकई कोई एक अच्छे वास्तविक नेचुरल वातावरण में हम यहाँ आए हैं और अच्छा महसूस करते हैं। चलिए जायसवाल जी, प्रकृति ने काफी नवाजा है कोरिया को, और लिहाजा बहुत सारे एक्सपेक्टेशन तो रहती है जनता को कि जब नवाजा गया है तो उनका हक मिलना चाहिए। जिस तरह से मिनरल प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, वनोपज को लेकर बात हो रही थी कि अब की सरकार ने काफी कुछ 70 से अधिक वनोपज को वो अच्छी कीमतों में खरीद रहे हैं अभी की सरकार, ऐसे दावे रहते हैं। नहीं, अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोरिया जिले में खनिज संपदा है, वन है और वन बीज है, जिसका भरपूर हमारे कोरिया जिला में है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तेंदुपत्ता हमारे कोरिया जिला में एक महत्वपूर्ण लोगों के जीवन यापन का साधन है। और तेंदुपत्ता की जब तोड़ाई होती थी हमारे शासन में तो 10 दिन का समय दिया जाता था और उन्हें चरण पादुका दिया जाता था और कई तरह की उनके जो सुविधाएं होती थी, साड़ी है, गरीबों को, महिलाओं को साड़ी दिया जाता था। लेकिन आज सरकार ने सब बंद कर दिया है और कांग्रेस की सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए मात्र 3 दिन का समय जो दिया है, जिसका हम स्वयं विरोध कर रहे हैं। अभी हम विरोध करने वाले हैं। अभी जहां जहां लघु वनोपज की जगह है वहां पर हम धरना भी देंगे कि कम से कम 10 दिन का समय तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए दिया जाए ताकि उनको उसका लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ का तेंदुपत्ता वाकई में कोरिया जिले का जो तेंदुपत्ता है उच्च क्वालिटी का है, जो बाहर तक जाता है। हमारे यहाँ लेकर के अभी कई तरह की समस्याएं देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जिला चिकित्सालय में इलाज नहीं होता, लेकिन आपके यहाँ इलाज हो जाता है। क्या कमी देखते हैं कि जिला चिकित्सालय में किन चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, जिला चिकित्सालय में भी समस्त चिकित्सक हैं, उपकरण हैं, सारी चीजें हैं। मैं जो चीज अनुभव करता हूं वो है एक सतत ट्रेनिंग की और जिम्मेदारी की। अधिकारियों में, कर्मचारियों में एक जिम्मेदारी का जो एहसास है वो नेतृत्व के कारण होता है। यदि हमारे यहाँ का नेतृत्व है उनमें ऐसी ये जागरूकता पैदा कर दे तो कोई जिला चिकित्सालय में कोई कमी नहीं है। सोनोग्राफी वहाँ है, डॉक्टर्स वहाँ हैं, मरीज हैं और सारे उपकरण हैं। सिर्फ ये किसी चीज़ की कमी होती है और वो चीज़ हम अपने यहाँ देखते हैं कि भाई हम इन लोगों में ये भी डेवलप करते हैं हमारे यहाँ कि जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार मरीजों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो और अच्छा हो। अभी आप जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। चर्चा ये है कि आगे आप चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली बार नहीं है। मैं इसके पहले भी ये इस प्रकार के आयोजन 2 बार और कर चुका हूँ। पहले सन 85-86 में जब हमारे यहाँ ICDS ब्लॉक हुआ था तो उस समय में टीकाकरण के संदर्भ में पूरे ब्लॉक में एक एक गांव में, एक एक आंगनवाड़ी में मैंने ये कार्यक्रम किया था और उस समय ये था कि जागरूकता पैदा हुई थी उससे बच्चों में, गांव वालों में। उसके बाद में सन 92 से लेकर 96 तक 4.5 साल में प्रति शुक्रवार को सेकेंड हाफ में हॉस्पिटल के बाद मैं निकलता था और किसी भी गांव में जाके अपनी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क देता था। अभी भी ये कर रहा हूँ। आज मेरी जिम्मेदारी पारिवारिक रूप से काफ़ी कुछ कम हो गई है और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं इन लोगों के बीच में जाके फिर से काम कर सकूँ और उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी इसके मिलते हैं। आपकी सुपुत्री, और ये कोरिया के लिए गौरवपूर्ण बात है कि IAS हैं और कल ही यूपी से वो अभी यूपी में IAS हैं और कल ही अवार्ड मिला है उन्हें। जी, किस नज़र से देखते हैं? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत कल ही मेरी बेटी को लखनऊ में, जो कि पदस्थ है, उत्तर भारत में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए उसको दिल्ली में अवार्ड मिला। दिल्ली में अवार्ड में वहाँ कल गई हुई थी वो।
इसके पहले भी उसको एक बार इसी कार्यक्रम में फिरोजाबाद जब जिले में थी पदस्थ तो उनके जिले को सर्वश्रेष्ठ सफाई का उसमें मिला था। ये दूसरी बार है जो कि नेशनल लेवल पर उसको अवार्ड मिला है। कोरिया का स्वर्णिम भविष्य है, कोरिया की बेटी इस तरह से काम करी है और उसका सम्मान भी हो रहा है, मतलब दूसरी लड़कियों के लिए भी नजीर है। इस बात को बताने और पहुंचाने की आवश्यकता है बच्चियों के बीच में। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी वो यहाँ आती है तो यहाँ पर बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो, बच्चे आते हैं और उनको मार्गदर्शन भी देने का, साथ ही साथ उनको बताने के लिए कि भाई आगे बढ़ने के लिए तुमको कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, और इसके लिए हमेशा वो तत्पर रहती है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ के बच्चे भी और आगे बढ़ें और आगे देश का नाम रोशन करें। क्या छोटे शहरों में मेंटलिटी ये होती है कि वो ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो वो यूपीएससी फाइट नहीं कर सकते। अगर इच्छा शक्ति हो तो किसी भी एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है। ये बात उन तक उनके मन मस्तिष्क में बैठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी काफी कैपेबल हैं। मैं देखता हूँ फुटबॉल मैचेस में भी अभी जाता हूँ, रामचरितमानस के भी मंडली में जाता हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों में यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर देखते हैं कि महिलाएं इतने अच्छे स्वर में उसको गाना गाती हैं, रामायण का पठन पाठन, फिर उसमें एक और होता है कि प्रश्नावली, तो इनके सबके नंबर रहते हैं अलग अलग। उसी तारतम्य में देखा कि उन लोगों की इतनी डीप नॉलेज है रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, उससे प्रभावित होकर अभी इस माह मतलब मई में मैं 2 इनको मंडलियों को, एक को वैष्णो देवी अपने खर्च पे और दूसरी मंडली को अयोध्या अपने खर्चे पे, हमारे 2 स्टाफ के लोग साथ में जाएंगे और इन लोगों का रिजर्वेशन करा दिया है। मैंने कहा आप लोग घूम के आओ, देख के आओ। हमारे बीच प्रदीप गुप्ता जी भी मौजूद हैं। आप जिले के संघर्ष के साक्षी भी रहे, उस समय आपने संघर्ष भी किया है जिले को लेकर के, और आज जिले का बंटवारा भी जो न्यायपूर्ण नहीं हुआ है, लोग ऐसी चर्चाएं हैं और लोग चर्चा करते हैं। इन चीजों को लेकर के क्या देखते हैं और आने वाले समय में किस तरह जिले का विकास हो? अविभाजित सरगुजा जिले में 24 ब्लॉक थे। 1980 में हम लोगों ने डिमांड की थी कि कोरिया बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय बनाया जाए और कोरिया जिले को अलग किया जाए। उसके लिए 1 महीने हम लोगों ने घड़ी चौक पे आंदोलन भी किया था। उसके बाद माननीय अर्जुन सिंह जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिला निर्वाचन आयोग का गठन किया और उसमें पूरे मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर भी जिले की मांग थी, तो एक आयोग बनाकर ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को 1991 में पेश की। हम लोगों की डिमांड थी कि 24 में से कम 10 ब्लॉक बैकुंठपुर जिले को दिया जाए, कोरिया जिले को। लेकिन तत्कालीन जो समय था, राजनीतिक घटना चक्र था, उसमें ये तय हुआ कि उस समय तक माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार आ गई थी और यह तय हुआ कि कोरिया रियासत, जो कोरिया स्टेट में 5 ब्लॉक थे और सरगुजा स्टेट में 19 ब्लॉक थे, तो सरगुजा के 19 ब्लॉक को अलग रखा गया और कोरिया स्टेट के 5 ब्लॉक को अलग करके कोरिया जिला घोषित किया गया और बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय घोषित किया गया। वो भी उस समय अस्थायी जिला मुख्यालय घोषित किया गया था, क्योंकि मनेंद्रगढ़ वालों ने भी जिले की मांग रखी थी उस समय। और कोरिया जिला बैकुंठपुर मुख्यालय बनने के बाद मनेंद्रगढ़ वालों ने बहुत आंदोलन किया। 7 दिन 8 दिन तक पूरा मनेंद्रगढ़ बंद था, रेल जला दिए, बस जला दिए, बहुत ही उद्वेलित हुए। लेकिन जिला मुख्यालय अस्तित्व में 25 मई को आया 1998 को, और उसके बाद सतत जिले का विकास होता रहा और काम भी चलते रहे। अब जहां तक बात है विभाजन की, सरगुजा के 4 टुकड़े हो गए 19 ब्लॉक में से। आज सरगुजा के पास सिर्फ 2 ब्लॉक बचे हैं, सीतापुर है और अंबिकापुर है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जब होता है, चूंकि हमारा जो अभी जो एमसीबी बना हुआ है, वो उसमें भरतपुर वाला क्षेत्र बहुत ही मानना चाहिए कि विकट परिस्थितियों में है और
वहां का विकास कोरिया जिले के माध्यम से संभव नहीं हो पा रहा था। और अभी माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे 15 साल के कार्यकाल में मनेंद्रगढ़ में अपर कलेक्टर की नियुक्ति हुई, फिर उसके बाद एसपी की नियुक्ति हुई। उसी प्रकार जब डिमांड हुआ था तो बैकुंठपुर में भी पहले अपर कलेक्टर की नियुक्ति हुई और उसके बाद एडिशनल एसपी की नियुक्ति हुई। तो अपर कलेक्टर की नियुक्ति होना और एडिशनल कलेक्टर की नियुक्ति होने के बाद ही अगला जिले का स्टेप होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रास्ता तय कर दिया था जिला बनने का, अपर कलेक्टर की नियुक्ति करके और एडिशनल एसपी की नियुक्ति करके। और सत्ता परिवर्तन हुआ, भूपेश जी की सरकार आई, उनकी ये योजना है कि छत्तीसगढ़ है चूंकि, और यहाँ 36 जिले बनने चाहिए कम से कम, छत्तीसगढ़ की अलग पहचान हो। उस तारतम्य में अभी 3-4 जिले जो घोषित हुए उसमें एमसीबी मनेंद्रगढ़ के भी नेताओं ने डिमांड की कि नहीं भाई, हम अपर कलेक्टर हमारे पास है, एडिशनल एसपी है, सिर्फ नाम भर चेंज करना है, कलेक्टर रखना है। और मुख्यमंत्री जी को लगा हुआ कि नहीं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने नए जिले का गठन किया और 4 नए जिलों का गठन किया। लेकिन बीच में चर्चा ये भी थी कि कोरिया को संभाग बना दिया जाए जिससे उसकी एक पहचान है वो ना बदले, इस तरह की भी चर्चा काफी चली। देखिए, जैसी संभाग की चर्चा है, 36 जिले पूरे होने के बाद तो संभाग की संभावना है, कोरिया बनेगा, ये एक रास्ता है 36 जिले बनने के बाद, क्योंकि कटघोरा भी एक जिले की लाइन में है। और जब कटघोरा जिला बन जाएगा तो कटघोरा, एमसीबी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बैकुंठपुर और सूरजपुर को मिला के एक संभाग बनने की बहुत बड़ी संभावना है। और इस विषय में चर्चा भी हुई है और ये सब भविष्य की गर्त में है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो कोरिया संभाग बनेगा। कांग्रेस और बीजेपी में जो बातें अभी निकल के सामने आई कि जो अभी सियासत तेंदुपत्ता के इर्द गिर्द है और जो बीजेपी तमाम जो बातें उठा रही है, आपको लगता है कि उन बिंदुओं में, उन मुद्दों में दम है जो बीजेपी उठा रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि तेंदुपत्ता जो है ये बीजेपी के कार्यकाल में भी खरीदा जा रहा था, लेकिन वो बोले कि 10 दिन और अभी 3 दिन। 10 दिन और 3 दिन की बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि ये जो चरण पादुका और साड़ी है और इसकी बात करते थे, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने तेंदुपत्त संग्राहकों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दे रही है। इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं है, इसमें कमीशन का कोई रोल नहीं है कि हम जूता खरीद के कमीशन खा लें, साड़ी खरीद के कमीशन खा लें। सीधे हितग्राही को उसके खाते में इसका लाभ दिया जा रहा है, बोनस का। जसवाल जी, चूंकि आपको याद होगा कि जब आपकी सरकार गई और उसके पहले रायगढ़ में ही बीजेपी की कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, या कोरबा में, जहां पे मुख्यमंत्री उस समय जो रमन सिंह थे, डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कहा था कि कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, सरकार आ जाएगी 1 साल तक, इस तरह। और यही बात मुद्दा उठा रहे हैं गुप्ता जी की कमीशन वाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमीशन खोरी नहीं हुआ। नहीं, तेंदुपत्ता अगर खरीदी होती थी, चरण पादुका उन गरीबों को मिले, ये सरकार चिंता करती थी। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं, उन गरीब महिलाओं को साड़ी मिले, ये सरकार चिंता करती थी। जैसे इन्होंने बता रहा कि अभी हमारी सरकार में ऐसी योजना चल रही, आप बताएं कि आपकी सरकार में 4.5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी ने कौन सा ऐसा काम किया, कौन ऐसी बड़ी योजना लाए जिससे डायरेक्ट जनता को फायदा हो रहा है। आपने सिर्फ एक योजना लाया, नरवा घुरवा बारी, जिसकी जहां पर भी बना है उसमें भ्रष्टाचार भेंट चढ़ा है। न्याय योजना को क्या कहेंगे? गोधन न्याय हो गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, लेकिन उससे फायदा किसको मिल रहा है? आप देखिए कि जहां पर भी नरवा घुरवा बारी जो गोठान बने हैं, वहां पर आप देखिए आज मवेशी नहीं है। 35 से 40 लाख रुपए का आपने गोठान बना दिया, मुश्किल से 5 लाख रुपए में गोठान बना है, और कहां गया? भ्रष्टाचार का भेंट तो कहीं ना कहीं चढ़ रहा है। ना वहां जानवर है, ना पानी की व्यवस्था है, ना उनको खाने की व्यवस्था है। ऐसा कोई योजना इन्होंने नहीं लाया। इन्होंने जो 36 घोषणा पत्र में जो इन्होंने वादे किए थे, उसमें कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया था कि शराबबंदी हम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से
कि जब कोरोना का काल था, सारे दुकानें बंद थी, लोग राशन के लिए तरस रहे थे, उस समय यही सरकार ऑनलाइन शराब लोगों के घर भिजवा रही थी। ये सरकार की योजना है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में जो विकास किया है वो दिखता है, कोरिया जिले में भी दिख रहा है। आपने 4.5 साल में कोई विकास किया है, यहाँ की विधायक मैडम ने कोई विकास किया है? एक कोई ऐसी योजना हो उसको बता दें कि इससे काम हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने तो इस कोरिया जिला का विनाश किया। कोरिया जिला बहुत अच्छा जिला था, स्वच्छ जिला था, सुंदर जिला था, हमारा आपस में भाईचारा था। उसको लड़ाने का काम किया कि मैनगढ़ को जिला बनाया। ठीक है, आपने जिला बनाया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए था। बड़ा भाई होता है। जब सरुजा का बंटवारा हुआ, कोरिया जिले को 24 में 5 ब्लॉक का जिला मिला। सूरजपुर बना, 6 ब्लॉक का जिला बना, और रामानुजगंज बलरामपुर बना तो 6 ब्लॉक का जिला बना। आज भी अंबिकापुर 7 ब्लॉक का जिला है। हमारे साथ न्याय संगत बंटवारा नहीं हुआ है। हम सभी को इसका घोर विरोध है और जनता इसके जवाब आने वाले समय में देगी। चलिए गुप्ता जी। देखिए, जहां तक जिले के बंटवारे की बात है, ये राजनीतिक निर्णय होते हैं और ये प्रदेश स्तर पे होते हैं। इस पे तो बहुत ज्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जिला छोटा है उसका विकास बहुत त्वरित गति से होता है। मध्य प्रदेश का दतिया जिला एक उदाहरण है, 1 ब्लॉक का जिला है। आप यदि दतिया गए हों तो आप वहां की, मैं तो गया हूं चूंकि वहां के डेवलपमेंट को देखा हूं, और अभी जिला बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप देखिए कोरिया जिले का डेवलपमेंट भी उसी स्पीड में वहीं से आते हैं, पीताम्बरा पीठ वहीं पे है, दतिया पीताम्बरा पीठ वहीं पे है, नरोत्तम मिश्रा जी वहीं से आते हैं जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के। जी। हाँ, तो उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि ये छोटा 1 ब्लॉक का जिला है और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्थान रखता है अपना, और साथ में डेवलपमेंट में भी वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। ऐसा ही स्थिति कोरिया जिले की भी होगी आने वाले समय में, और बिल्कुल हम कोरिया के भविष्य के लिए बिल्कुल जागृत हैं और कोरिया को आने वाले समय में एक स्वच्छ और सुंदर जिला डेवलप करने में अपना पूरा योगदान देंगे। चलिए, तो आप सभी का मैं इस पर चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, खास चर्चा के लिए। स्मृति चिन्ह। तो चलिए, आपने परिचर्चा सुनी। हमारे बीच कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, प्रदीप गुप्ता जी, नजीर अजहर जी मौजूद हैं जिन्होंने परिचर्चा में भाग लिया। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एजाज अहमद जी को और शराफत जी को, इमरान जी को और विकास दुबे जी को। आएंगे और इन्हें सम्मानित करेंगे।